जय हिंद दोस्तों। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। यह एक आखिरी संघर्ष जो ब्रिटिश की आखिरी सत्ता है उसके विरुद्ध करने जा रहे हैं। हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठे होते हैं। महात्मा गांधी भाषण देते हैं कि हमें आज़ादी पूरी चाहिए और स्वतंत्र चाहिए, ना किसी के दबाव में रहकर, ना किसी के अंतर्गत आकर। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में लोगों से कहा, आप सभी को मैं एक मूल मंत्र देता हूँ, करो या मरो, यानी कि डू और डाई। अब हर व्यक्ति के अंतर्गत एक भावना होनी चाहिए कि हमें स्वतंत्र होना है ब्रिटिश सरकार से। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार को इसका पूरा ज्ञान था कि ये मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना दबदबा बनाने के लिए दो स्टेज अपनाई। पहली स्टेज, मीडिया को अपने अंतर्गत कर लिया और मीडिया को ये आदेश दिए गए, गांधी जी ने अपनी स्पीच में जो भी भाषण दिया उसे आप अपनी स्पीच में नहीं छाप सकते। स्टेज 2, कांग्रेस के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को सील कर दिया गया। अगले दिन 9 अगस्त 1947 को गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहन आजाद को अरेस्ट कर लिया गया और तमाम नेता जो कांग्रेस दल से जुड़ रखे थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। चलो समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को डिटेल में। इस मूवमेंट से ठीक 2 साल पहले 8 अगस्त 1940 ब्रिटिश राज प्रस्तावना पेश करते हैं वायसराय लिनलिथिगो के द्वारा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और इस प्रस्तावना का नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। यह वक्त था वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का। हिटलर अपने अंतर्गत सभी देशों को कर रहा था और ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश था जो हिटलर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने तट पर खड़ा था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उसे हर जगह से सहायता मिले। हालांकि भारत पहले से ही सहायता कर रहा था अपने सैनिक दल के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हमें और मात्रा में भारत के लोगों से सहायता मिले इस लड़ाई में। कांग्रेस ने पहले से ही ठान लिया था कि हम छोटे ऑफर्स को बिल्कुल हाँ नहीं करेंगे। अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है हम उसकी सहायता करें तो हमें स्वतंत्र आज़ादी चाहिए, और ये अगस्त ऑफर फेल रहता है। मार्च 1942 एक और प्रस्तावना पेश की जाती है जिसका नाम क्रिप्स मिशन रखा जाता है। इसमें कहा जाता है कि हम आप सबको स्वतंत्रता फ्रीडम देंगे, लेकिन ये स्वतंत्र फ्रीडम नहीं रहेगी, डोमिनेंट स्टेट्स की फ्रीडम थी। इस वजह से कांग्रेस दल ने इसको अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। कांग्रेस दल ने अपनी भावना को स्पष्ट किया कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्र आज़ादी चाहिए। महात्मा गांधी की स्पीच के बाद 9 अगस्त 1942 सुबह 5 बजे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके समर्थकों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल कांग्रेस घोषित कर दिया जाता है। इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। उस वक्त की दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पर कोई रोक, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की बात हम वीडियो में और डिटेल में करेंगे। अब बात करते हैं मीडिया की। गांधी जी की स्पीच के दौरान उन्होंने अपने भाषण में जो भी शब्द कहे वो लोगों तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं, क्योंकि मीडिया द्वारा एक अक्षर नहीं छापा गया। और इसी समय एंट्री होती है 22 साल की उषा मेहता की, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंडरग्राउंड रेडियो शुरू करते हैं जिसका नाम दिया जाता है कांग्रेस रेडियो 42.34। 14 अगस्त 1942 कांग्रेस रेडियो की शुरुआत होती है और छोटे छोटे अंडर रेडियो स्टेशंस कांग्रेस दल को सपोर्ट करते हैं और ब्रिटिश सरकार पर हावी होते हैं। 12 नवंबर 1942 को उषा मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और 6 महीने के लिए कड़ी पाबंदी के अंतर्गत रखा गया और उनके सारे स्टेशंस को सील कर दिया गया। जिस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुआ, नेताजी जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि लोगों को जागरूक करने के लिए अपने आज़ाद हिंद रेडियो के द्वारा। गांधी जी के चंद शब्दों से लोग इस प्रकार प्रेरित हुए कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक उसी समय दूसरे चेहरे भी उभर कर आ रहे थे जो ग्राउंड पे तैयार थे प्रोटेस्ट करने के लिए। गिरी हजरा 72 साल की महिला थी जो बंगाल प्रेसिडेंटी में रहती थी। इन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। 29 सितंबर 1942 हजार अपना प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके ऊपर गोली चला दी गई। ठीक 30 साल बाद 1977
हज़ाज पहली महिला क्रांतिकारी बनी जिनके कोलकाता में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। अरुणा आसिफ अली 9 अगस्त पहली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करा और ये अपनी लोकेशन हमेशा सबसे छुपा कर रखती थी, इस वजह से अरेस्ट नहीं हुई और भारत के द्वारा 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अरुणा आसिफ अली अंडरग्राउंड रहकर अरेस्ट नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति थे जो अरेस्ट हुए लेकिन जेल से बाहर आकर उन्होंने अपना काम जारी रखा। जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इन्हें हजारीबाग जेल में रखा था। इन्होंने 7 दोस्तों के साथ दिवाली के दिन 8 नवंबर 1942 को जेल ब्रेक करा और ये इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक माना गया। ऐसी ढेरों कहानियां हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आकर अपना समर्थन दे रहे थे। लीडर्स ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति भी अपना समर्थन कर रहे थे। 31 अगस्त वाइसराय निम्नलिखित को एक चिट्ठी लिखते हैं विंस्टन चर्चिल को। ऐसी रिवॉल्यूशन हमने केवल और केवल 1857 रिवॉल्यूशन के अंतर्गत देखी थी। ब्रिटिश सरकार की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी क्योंकि टॉप लीडर्स के अरेस्ट होने के बावजूद भी ये मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें आम आदमी भी हिस्सा ले रहा था। कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों पर अत्याचार करोगे, क्योंकि अब वायलेंस भी देखने को मिल रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है 1922 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंतर्गत वायलेंस देखने को मिलता है, तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को रोक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1934 सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट को भी रोक दिया जाता है क्योंकि उसमें भी वायलेंस देखने को मिलता है। गांधी जी इस वायलेंस से तंग आकर 7 जून 1942 अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में लिखते हैं, आई एम वेटेड एंड वेटेड, यानी कि वो तंग आ चुके हैं इस वायलेंस को देखते हुए। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, उस समय की 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग 1940 एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन रखा जाता है। उस रेजोल्यूशन की डिमांड थी कि सारे मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए। इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त मुस्लिम लीग के लीडर फैजुल हक बंगाल प्रोविंस के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। यह सत्ता हिंदू महासभा अलायंस के अंतर्गत बनती है और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से लगभग 2 हफ्ते पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को, जिसमें बताया गया कि ये जो आंदोलन है, ये प्रोटेस्ट है, ये बंगाल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए और जो कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट हैं वो आप सभी रोके जाएं। यानी कि ये पूरा समर्थन कर रहे थे ब्रिटिश सरकार को कि ये मूवमेंट यहीं रोक दिया जाए। यह सभी फेक लीडर्स लांछन लगा रहे थे उन ट्रू लीडर्स के ऊपर जो शिद्दत से अपने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। इन सभी स्टेटमेंट्स को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहते हैं और सावरकर्स और अन्य लीडर्स को भी ये कहते हैं कि एक दिन ये सब ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या। हिंदू महा के लीडर NC चटर्जी कहते हैं यह बड़ा देखना अब्यूजिंग होगा। जो मिस्टर जिन्ना हैं वो चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति इस क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल ना हो। ठीक उसी प्रकार से हिंदू लीडर मिस्टर सावरकर भी यही चाहते हैं कोई भी हिंदू व्यक्ति क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल ना हो। इन सभी प्रोटेस्ट के बाद भी क्विट इंडिया मूवमेंट एक सफल मूवमेंट रहता है और इंडिया की आज़ादी की बात दुनिया भर में चर्चित होने लगी। उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट प्रेशर बनाते हैं यूके पर कि इंडिया की कुछ डिमांड पूरी की जाए। साथ ही ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि अब इंडिया को आज़ाद कर देना चाहिए। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी रिलीज करती है न्यू मैनिफेस्टो कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इंडिया जैसी कंट्रीज को हम बिल्कुल फ्रीडम प्रोवाइड कर देंगे। अगले महीने 1945 लेबर पार्टी पावर में आती है और क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन के, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम भारत जैसे देश को आज़ाद करते हैं। यह ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया के पास फुल फ्रीडम है और जैसे ही सत्ता पलटती है ब्रिटेन के अंतर्गत तो भारत के अंदर जो भी व्यक्ति कैदी थे उन सभी को आज़ाद कर दिया जाता है अपने मान और सम्मान के साथ में। यह 2 साल का संघर्ष पूर्ण होता है और हमारा भारत देश आज़ाद होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।